हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चंद्रपुर कहकर एक गांव में सोहनलाल अपने भांजे दिव्यम के साथ रहता है। दिव्यम एक बहुत ही मेहनती और पढ़ाकू लड़का होता है और वो स्कूल में हमेशा हर परीक्षा में अव्वल आता है। मामा 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 ये देखो, इस बार भी पूरी परीक्षा में मैं ही अव्वल आया। अरे वाह, मेरा भांजा दुनिया का सबसे बेस्ट भांजा है। मुझे पूरा विश्वास था कि तू ही अव्वल आएगा और इसीलिए मैंने तेरे लिए तेरी पसंद का ये गाजर का हलवा बना कर रखा था। ये ले, खा बेटा। नहीं मामा, मेरा मुंह मीठा करने से पहले हमें भगवान जी का मुंह मीठा करना चाहिए। आप पहले यह हलवा भगवान जी को भोग चढ़ाइए। वाह बेटा वाह, तू संस्कारों के मामले में पूरा दीदी और भैया पर ही गया है। काश वो दोनों आज तुझे अपने जीवन में इतनी तरक्की करते हुए देख पाते, कितना अच्छा होता फिर। कोई बात नहीं मामा, अब वो दोनों भगवान जी के पास जा चुके हैं, इसलिए मेरे माँ और पापा तो आप ही हो, इसलिए आप ही देखकर खुश हो जाओ। वो दोनों ऊपर से देखकर खुश हो ही रहे होंगे। हाँ बेटा। दिव्यम सोहनलाल का बनाया हुआ हलवा खाता है और उसे वो बहुत पसंद आता है। ओह मामा, ये हलवा नहीं, ये तो साक्षात अमृत है, अमृत। मामा, आपके हाथों के बनाए ये किसी भी पदार्थ का कोई तोड़ ही नहीं है। आपके हाथों में अलग सा ही जादू है जो किसी और के हाथों में नहीं है। धन्यवाद बेटा। चल अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं तेरे लिए कुछ बना देता हूँ। हाँ, क्या बनाऊं? कौन सी सब्जी खाएगा तू आज? वही जो आपके ढाबे पर मशहूर है, पालक पनीर। हाँ मामा, आपके हाथ का जैसा ये बना हुआ पालक पनीर इस पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। सोहनलाल का गांव में ही एक छोटा सा ढाबा होता है जिसका नाम द विलेज ढाबा होता है। उस ढाबे में वैसे तो सोहनलाल कई सारे अलग अलग प्रकार के पदार्थ बनाकर बेचा करता है, लेकिन उसके ढाबे पर सबसे ज्यादा पालक पनीर की बिक्री होती है और ग्राहकों को उसके ढाबे का पालक पनीर बहुत पसंद आता है। ओ भाई वाह, ये सोहन भरा, ये ओए होए तेरे हाथ का बना हुआ पालक पनीर एकदम वधिया ही वधिया है भैया। ओए मजा आई गया यार, मैनू तो और खाना सी। ओए बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। हाँ हाँ सोधी भाई, ये लो और लो। बहुत ही बढ़िया पालक पनीर बनाते हो भाई सोहनलाल तुम। आज मैं अपने घर वालों के लिए यहीं से पालक पनीर की सब्जी ले जाऊंगा। पैक कर दो जल्दी से। धन्यवाद भाई साहब, अभी पैक करता हूँ आपके लिए। हाँ हाँ कोई नहीं, वैसे अगले महीने की 7 तारीख को मेरे छोटे भाई की शादी है। मैं चाहता हूँ कि मेहंदी, संगीत, हल्दी और शादी का सारा खाना तुम्हारे ढाबे से ही मंगवाऊँ। तुम्हारे ढाबे के हर एक व्यंजन की अलग ही बात है और पालक पनीर तो शहंशाह है भाई। है जी। जी जी, क्यों नहीं भाई साहब, ये तो मेरा ही सौभाग्य होगा कि मैं आपके छोटे भाई की शादी में अपने हाथों से बना खाना दे सकूं। मैं ज़रूर बनाऊंगा और दूंगा आपको। चलो ठीक है फिर, तय रहा। सोहनलाल अपने ढाबे में दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता है। स्कूल से दिव्यम ढाबे पर ही आ जाता है और वहाँ वो अपने मामा की मदद करता है। दिव्यम सोहनलाल को खाना बनाते देख देख कर धीरे धीरे सारे पदार्थ बनाना सीखने लगता है और ये देख सोहनलाल को बड़ा ही आश्चर्य होता है। दिव्यम बेटा, तुमने ये पनीर अपने हाथों से बनाया है? हाँ मामा, मुझे पनीर बनाना आता है। अब इसके बाद मैं पालक पनीर बनाऊंगा, फिर आप वो चक्कर बताना कैसा बना है। ठीक है बेटा। सोहनलाल से सीखकर दिव्यम दूध से पनीर तो बना लेता है और उसके बाद वो पालक पनीर की सब्जी भी बनाने की कोशिश करता है। मामा, मैंने पहली बार कोशिश की है आपकी तरह पालक पनीर बनाने की। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए। दिव्यम बेटा, तुम्हारा दिल पानी से भी ज्यादा साफ है, इसलिए तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना भी बेहद स्वादिष्ट होगा। अरे वाह, ये सच में तुमने ही बनाया है क्या? हाँ, ये ढाबे से अब थोड़ी सी सब्जी चुरा लाए हो तुम? हाँ नहीं मामा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं क्यों चुरा कर लाऊंगा सब्जी? ये मैंने अपने इन दोनों हाथों से ही बनाई है। अरे वाह दिव्यम बेटा, ये पालक पनीर की सब्जी तो बिल्कुल मेरी तरह ही बनी है। सच में मामा? हाँ दिव्यम बेटा, सच में।
धन्यवाद मामा। चलो दिव्यम बेटा, अब बहुत हो गया ये सब। अगले महीने मैं तुम्हारी परीक्षा भी है ना? जाओ, जाकर बत्ती जलाओ और पढ़ने बैठ जाओ। फिर खाना खाकर आराम करना। ठीक है मामा, जैसा आप कहो। अगले दिन अचानक से गांव में बाढ़ आ जाती है और तभी दिव्यम और सोहनलाल दोनों बहकर अलग हो जाते हैं। दिव्यम शहर पहुंच जाता है जहां उसका कोई नहीं होता। वो रास्तों पर बेसहारा भटक रहा होता है। ये क्या हो गया? अब मैं अपने मामा को कहाँ ढूंढूंगा? सब कुछ खो दिया मैंने। मेरा गांव, मेरा मामा, मेरा स्कूल। अब मैं इस अनजान शहर में कैसे रहूंगा? माँ पापा, भगवान जी, आप ही मुझे बचा सकते हो। शहर में काफी ठंड बढ़ चुकी थी और उसी कपकपाती हुई ठंड में ठिठुरते हुए दिव्यम 2 से 3 रातों तक फुटपाथ पर भूखे पेट ही सोता है। उसके बाद वो अपने लिए काम ढूंढने निकल पड़ता है। उसे एक फूड स्टॉल दिखाई देता है। अंकल, अंकल मुझे कुछ काम होगा तो दे दीजिए ना। मैं उस काम को करूंगा, जिसके बाद आप मुझे बस खाना देना। पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज अंकल, प्लीज। चल निकल यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर, सड़क छाप भिखारी कहीं के। अरे हुलिया देखा है अपना तूने? हैं, बड़ा आया काम करेंगे। लेकिन अंकल, मेरी बात तो सुनिए। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। तुझे तो मैं लाठी से ही मारूंगा अब। धंधे के समय पर बीच बीच में आकर मेरा भेजा फ्राई कर रहा है। ये ले, ये ले। अंकल, 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 अंकल मत मारिए अंकल। ये ले और ले। वो आदमी बेचारे दिव्यम को लाठी लेकर बेरहमी से मारने लगता है और उसे धक्का मारकर सड़क पर फेंक देता है। तभी उसे उसी ढाबे में काम करने वाले एक गरीब नौकर राजेश बचा लेता है और चुपके से अपने घर ले जाता है। राजेश काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने घर लाए और मेरी मदद भी की, मेरी चोट पर दवा भी लगाई। अरे दिव्यम बेटा, तुम तो मेरे बेटे जैसे ही हो। अरे सुनती हो सुमित्रा, जल्दी से दिव्यम के लिए कुछ पका दो। बेचारा पिछले 3-4 दिनों से भूखा प्यासा है। जी, अभी लाती हूँ कुछ पकाकर। सुमित्रा बाज थी, इसीलिए राजेश और सुमित्रा दिव्यम को अपने साथ ही रख लेते हैं और उसे अपने बेटे की तरह प्यार देते हैं। दिव्यम बेटा, साहब बहुत निर्दयी हैं। मैं भी उनके यहाँ बस कुछ और दिन ही काम करूंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। वो ठीक से पैसे भी नहीं देते हैं। ये लो दिव्यम बेटा, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म रोटी और आलू की सब्जी बनाई है। धन्यवाद सुमित्रा काकी। थोड़े दिनों बाद अचानक से राजेश का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है और तभी दिव्यम और सुमित्रा अकेले पड़ जाते हैं। सुमित्रा का तो रो रो कर हाल बेहाल हो जाता है। ये क्या हो गया? अब मैं कैसे जीऊंगी? दिव्यम बेटा, ये क्या हो गया? काकी संभालिए अपने आप को काकी। दिव्यम अब सुमित्रा की ढाल बनता है और अपने मामा से सीखे खाना बनाने की कला को अब काम में बदलने का तय करता है और शहर में ठेला लगाकर वहां सभी प्रकार के व्यंजन बेचता है और गांव की तरह शहर के रहने वाले लोगों को भी दिव्यम के हाथ का बना पालक पनीर बहुत पसंद आता है। हाय 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 हाय, क्या बात है! ये पालक पनीर तो एकदम अमेजिंग है। हो, मैं तो और खाऊंगा जी। जी जी, लीजिए ना। दिव्यम अब ठेले पर खाना बेचकर ढेरों पैसे कमाने लगता है और सुमित्रा का ख्याल रखता है। उसके जीवन में उसने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया, लेकिन अंत में उसने उन सभी चीजों से सीखकर जीवन में आगे बढ़ना सही समझा। और हमें भी हमेशा हिम्मत बांधकर आगे बढ़ते रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। मधु अपनी सास सरिता, ससुर उदय और देवर विवेक के साथ गांव में रहती है। वहीं उसका पति अनिरुद्ध शहर में काम करता है, इसीलिए वो गांव छुट्टियों के दौरान ही आया करता है। मधु बहुत ही स्वादिष्ट और लज्जतदार खाना बनाती है और उसके खाने को खाकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी तारीफों के पुल बांधते हैं। मधु, तुम्हारे हाथ के ये राजमा चावल तो एकदम लाजवाब बने हैं यार। मजा ही आ गया इन्हें खाकर। धन्यवाद विवेक। सच में तुम्हारे हाथ के बने खाने की बात ही कुछ और है मधु बहू। हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसी बहू मिली है जिस पर स्वयं माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। लेकिन विवेक बेटा, तुम्हें अपनी भाभी का नाम लेकर उनसे बात नहीं करनी चाहिए। हाँ हाँ पापा, मैं जानता हूँ वो बात, लेकिन मधु और मैं बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और भैया से ज़्यादा गहरी मधु और मेरी दोस्ती है, इसलिए मुझे इसे भाभी कहने में बड़ी हिचकिचाहट सी होती है।
नाम पुकारने में जो अपनापन है वो महसूस नहीं होता। कोई बात नहीं पापा जी, विवेक मेरा देवर नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा दोस्त है, इसीलिए ये अगर मुझे मेरा नाम लेकर पुकारता है ना तो उससे मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है बहू। हाँ बहू, अगर तुम्हें ही कोई ऐतराज नहीं है तो हमें क्यों होगा। एक दिन चारों अचानक से शहर जाने का प्लान बनाते हैं। क्योंकि अनिरुद्ध का जन्मदिन होता है, ये चारों उसे सरप्राइज देने जाते हैं, लेकिन बदले में इन्हें ही सरप्राइज मिल जाता है। चारों देखते हैं कि अनिरुद्ध के शहर के फ्लैट में उसकी दूसरी बीवी और वो खुशी से उसका जन्मदिन मना रहे हैं। ये लो अनिरुद्ध, मुंह खोलो, मैंने ये केक अपने हाथों से बनाया है। विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे पतिदेव। क्या कमाल का केक बनाया है तुमने रितिका, लव्ड इट यार, थैंक यू सो मच बेबी साहिबा। यू आर मोस्ट वेलकम अनिरुद्ध। अच्छा वैसे एक बात बताओ, आज के दिन तुम अपने गांव में रह रहे परिवार वालों को और स्पेशली अपनी पहली बीवी मधु को मिस कर रहे होगे ना? नॉट एट ऑल रितिका, मुझे मधु से नहीं तुमसे प्यार है, और तुम पास होती हो ना तो किसी और की याद ही नहीं आती। आई लव यू रितिका। ओह आई लव यू टू अनिरुद्ध। बस करो ये सब। अनिरुद्ध और रितिका मधु और बाकी घर वालों को वहां देख एकदम से चौंक जाते हैं। मधु का दिल बुरी तरह टूट चुका था। अनिरुद्ध, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। क्यों अनिरुद्ध, क्यों? अरे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में अनिरुद्ध? ये तूने अच्छा नहीं किया है अनिरुद्ध बेटा। तूने दूसरी शादी कर ली है? अरे तू जानता भी है कितना बड़ा पाप किया है तूने नालायक लड़के। आपसे ये उम्मीद नहीं थी अनिरुद्ध भैया। अरे जाओ जाओ, ज्यादा भाषण मत दो अब सब लोग। हाँ की तो की, क्या करोगे तुम सब? मुझे अब तुम सबसे कोई वास्ता नहीं रखना। निकल जाओ यहाँ से, यह मेरा और मेरी बीवी रितिका का घर है, निकल जाओ। क्या तू इस मूर्ख लड़की के प्यार में इतना अंधा हो गया है कि तुझे अब अपने परिवार वाले भी नहीं चाहिए? हाँ नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि अब मेरा परिवार, मेरा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ रितिका ही है। अनिरुद्ध उन सबको अपने घर से बाहर निकाल देता है और गांव जाने के बाद सभी बहुत दुखी होते हैं, मानो उन सब के पैरों से जमीन खिसक चुकी थी। लेकिन तभी मधु अपने ससुराल वालों की हिम्मत बनती है। क्या हुआ जो हमें अनिरुद्ध ने धोखा दिया? क्या हुआ अगर उसने हम सबसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए? हमारी दुनिया यही नहीं रुकेगी, मैं संभालूंगी आप सबको। आप सबको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना बहू। लेकिन बहू तुम क्या करोगी अब? हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहा, अब हमारा बेटा ही पराया हो गया। बेटा पराया हो गया है, लेकिन आप दोनों की बेटी है यहाँ पर, आप दोनों का ख्याल रखने के लिए। हाँ, आज से मैं आप दोनों की बेटी हूँ। हाँ मधु बेटी, आ मेरे पास आ बेटी। मधु सरिता और उदय के गले लगती है। वो अब कुछ काम करने का तय करती है और उसके दिमाग में सबसे पहला और आखिरी विचार ढाबा खोलने का ही आता है। घर वाले भी उसके इस निर्णय में सहमति जताते हैं। मधु, तुम्हारे हाथ का लाजवाब खाना खाकर तो सारे गांव वाले तुम्हारे फैन बन जाएंगे। मधु, क्या मैं भी तुम्हारे साथ ढाबे में काम करूं? तुम्हें मदद मिल जाएगी। वैसे मुझे मदद की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें काम करने की इच्छा है तो आ सकते हो। इस तरह अब मधु और विवेक दोनों साथ में ढाबे पर काम करने लगते हैं और मधु के स्वादिष्ट पकवान खाकर सब के सब उसकी प्रशंसा करते हैं। और फिर गांव में हर तरफ मधु के ढाबे का ही बोलबाला हो जाता है। सभी उसके ढाबे पर ही खाना खाने आने लगते हैं और उसका ढाबा खूब मशहूर हो जाता है। ठंड के दिनों में ढाबे पर काम करना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन मधु और विवेक दोनों हार नहीं मानते। अरे वाह वाह, क्या पनीर टिक्का बनाया है भाई। ऐसा खाना तो बहुत कम ढाबे में खाने को मिलता है, और वो ढाबे जो एकदम कमाल के हों, और तुम्हारा ढाबा उनमें से एक है मधु बहन। सच कहा, इस ढाबे के खाने जैसा खाना पूरे गांव में कहीं और नहीं मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आखिर बेटी किसकी है? हमारी बेटी का ढाबा है, गांव में नंबर 1 तो होगा ही ना। हाँ माता जी, आपने बिल्कुल सही कहा।
लेकिन मधु के सामने वाली गली में दूसरी ढाबे वाली नीला अब मधु से जलने लगती है, क्योंकि अब नीला के ढाबे पर बहुत कम लोग खाना खाने आते हैं। इस मधु की तो ऐसी की तैसी, इसके कारण मेरे ढाबे पर ग्राहक आना बंद हुए हैं। इसे तो मैं अच्छा मजा चखाऊंगी। मधु, अब तू अपना जीवन के उल्टे दिन गिनना शुरू कर दे, क्योंकि जब तू ही नहीं रहेगी तब तेरा ढाबा कहाँ से रहेगा। नीला मधु के ढाबे पर फोन करके खाना मंगवाती है और वो कहती है कि केवल औरत को ही डिलीवरी करने भेजना, किसी और को नहीं। विवेक, मैं वो गली नंबर 10 में जाकर ऑर्डर डिलीवर करके आती हूँ। तुम ढाबे का ध्यान रखना। वो ग्राहक ने कहा है कि सिर्फ आप ही आना, किसी और को मत भेजना। क्या? लेकिन ऐसा क्यों? अब होगी कोई बात, वो औरत अकेली रहती होगी, इसीलिए उसने ऐसा बोला होगा। लेकिन फिर भी मुझे ये बात समझ नहीं आई। खैर, तुम जाओ। मधु डिलीवरी देने जाती है, लेकिन तभी वहां पर नीला उसे उस घर में बंद कर देती है और वहां पर जहरीले गैस का धुआं फैला देती है। बचाओ, बचाओ, कोई है? बचाओ। अब तू यहीं पर मर जाएगी। और मेरे रास्ते का कांटा नहीं बनेगी। नीला वहां से चली जाती है, लेकिन उसका झुमका वहीं पर गिर जाता है। दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन मधु के अब तक ना लौटने के कारण विवेक काफी चिंतित हो जाता है और वो फौरन उसे ढूंढने निकल पड़ता है। गली नंबर 10 में पहुंचने पर उस घर में उसे मधु बेहोश दिखाई देती है और वो उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर साहब, मधु ठीक तो है ना? पेशेंट को आपने एकदम सही टाइम पर लाया अस्पताल। अगर जरा सी भी देर होती तो इनकी जान चली जाती। लेकिन वो जहरीला गैस किसने फैलाया था वहां पर? मैं जानता हूं किसने फैलाया है। ये झुमका देखो, ये मुझे वहां मिला। विवेक, ये झुमका तो हमारे सामने वाली गली के ढाबे वाली नीला का है, जो वो रोज पहनती है। हाँ, मैं जानता हूं मधु, मैंने भी उसे इस झुमके में देखा है। विवेक पुलिस कंप्लेन करता है, जिसके बाद पुलिस नीला को गिरफ्तार करके ले जाती है और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, जिसके बाद मधु और विवेक में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और कुछ ही महीनों बाद सरिता और उदय की सहमति से विवेक और मधु की शादी कराई जाती है, जिसके बाद वो दोनों पति पत्नी बन जाते हैं और जीवन में एक साथ मिलकर खूब तरक्की करते हैं। कनकपुर नामक एक गांव में बिंदिया अपनी मां सुनंदा और अपाहिज पिता जयंत लाल के साथ रहती है। पिता के अपाहिज होने के कारण बिंदिया और उसकी मां दोनों गांव में एक छोटा सा ढाबा चलाते हैं, जिसमें वो रोजाना तरह तरह के पकवान बनाकर बेचा करते हैं। पूरे गांव में बिंदिया और सुनंदा का ये ढाबा काफी प्रसिद्ध होता है। ये लीजिए काका जी, आपकी मसाला भिंडी और घी वाली रोटियां, और काकी जी आपकी पाव भाजी मक्खन मार के। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। इस खाने की खुशबू ही इतनी मजेदार आ रही है, तो सोचो ये स्वाद में कितना बढ़िया होगा। मैं तो अपने आप को रोक नहीं सकता। अब तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है इसे खाने से। तो खा लो, आपको किसी ने नहीं रोका है भाई साहब। सुनंदा बहन, तुम्हारे ढाबे के खाने में ना जाने कौन सा जादुई मसाला डालती हो तुम। सच में इसे खाकर तो मन ही नहीं भरता, ऐसा लगता है और खाऊं और खाऊं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन। बिंदिया बेटी, काकी जी को सलाद तो दे दो और काका के लिए जल्दी से मसाला पापड़ बनाओ। जी माँ। दोनों माँ बेटी एक साथ मिलकर दिन रात मेहनत करते और ढाबे को संभालते हैं। बिंदिया ढाबे के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रही होती है और साथ ही वो सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम अपने पिता की देखरेख करने के लिए कुछ देर के लिए घर भी जाया करती है। बाबूजी, चलिए उठिए, अब आपकी दवाई लेने का समय हो गया है। जल्दी से ये दवाई ले लीजिए। ये खाना खाने के पहले ली जाने वाली दवाई है। इसे खा लो, फिर मैं आपको ना खाना देती हूँ गरम करके। आज आपकी पसंद का लिट्टी चोखा बनाया है। अरे वाह बिंदिया बिटिया, सच में मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे इतनी अच्छी बेटी और बीवी मिली। तुम दोनों जिस तरह घर को, मुझको और बाकी सारी चीजों को संभालती हो, वो काबिल तारीफ है। मुझे माफ कर दो बिटिया रानी, ये सब मेरे अपाहिज होने के कारण ही हो रहा है।
तुम्हें ढाबा, पढ़ाई, घर और मुझे न जाने कितनी सारी चीजें संभालनी पड़ रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है बाबूजी, और आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? मैं किसी पराये की देखरेख कर रही हूँ क्या? आप तो मेरे बाबूजी हो, मेरे भगवान हो। आपकी सेवा करूंगी तभी तो मुझे मेवा मिलेगा। पगली कहीं की। बिंदिया जयंतलाल को दवाई देती है और फिर अपने पिता संग खाना खाती है। बिंदिया कुछ दिनों बाद अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है और तभी सुनंदा और जयंतलाल उसकी शादी के बारे में सोचने लगते हैं। सुनंदा, अब हमारी बेटी की शादी की उम्र हो गई है, उसके लिए लड़का ढूंढना पड़ेगा। मेरा दोस्त नित्यम लाल है, उसका बेटा और बिंदिया एक ही उम्र के हैं। क्यों ना हम दोनों उन दोनों का रिश्ता पक्का कर दें। मैं नित्यम लाल से बात करूंगा। ठीक है बिंदिया के बाबूजी, आप बात कर लीजिए नित्यम लाल भाई साहब से। वैसे भी हमारी बिंदिया हमारे फैसले से इनकार नहीं करेगी, वो हमारे लाए हुए रिश्ते में ही मंजूर हो जाएगी। हाँ सुनंदा। एक दिन जब सुनंदा और बिंदिया दोनों ढाबे पर काम कर रहे होते हैं, तभी वहां पर दो गुंडे आते हैं। अरे ओ जाने मन, आज तुम्हारे हाथ से खाना खाने का मन है, चलो खिलाओ ना अपने इन मुलायम कोमल हाथों से। ये क्या बदतमीजी है? बात करना है तो ठीक से और तमीज से करो, वरना दफा हो जाओ हमारे ढाबे से। अप्सरा, ज्यादा सयानी मत बन, अपनी हद में रहकर बात कर, समझे तू? मेरे बॉस को अपने हाथ से खाना खिला, मेरे बॉस को तू बहुत पसंद है। अबे नालायक, भाभी कैसे? ये तेरी भाभी है। हाँ हाँ, माफ करना भाभी जी। तुम दोनों शराबी गुंडों, तुम दोनों की ऐसी की तैसी। ढंग से खाना खाना है तो खाओ, वरना चले जाओ यहाँ से। वरना क्या कर लोगी? हाँ, होने वाली सासू माँ, आपके तो मैं अपनी सासू माँ बनाकर ही रहूंगा। क्यों छोटे? हाँ हाँ बॉस। तभी ये सब उसे ढाबे पर आया हुआ सरपंच का बेटा विराज देख लेता है और वो उस दिन कुछ नहीं कहता है। वो गुंडे थोड़ा तमाशा करके चले जाते हैं। विराज को बिंदिया के ढाबे का खाना बहुत पसंद होता है, इसीलिए वो अक्सर बिंदिया के ढाबे पर खाना खाने आया करते हैं। फिर एक दिन जब वो वापस उसके ढाबे पर खाना खाने आता है, तभी वो दोनों गुंडे फिर से आते हैं और इस बार वो गुंडा बिंदिया को छेड़ने लगता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आज तो तुझे मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा और तुझ संग 7 फेरे लेकर ही रहूंगा। छोड़ो मेरी बेटी को, मूर्ख आदमी। तेरी तो आज तुम दोनों गए काम से। विराज गुस्से से लाल हो जाता है और वो तुरंत उठकर उन दोनों गुंडों को जोरों से मारने लगता है और मार मार कर उनकी हड्डी पसली एक कर देता है, जिसके बाद वो दोनों गुंडे कान पकड़कर बिंदिया से माफी मांगते हैं। अरे माफ कर दो हमें, माफ कर दो। हाँ हाँ, हमें माफ कर दो हमें। चलो अब जाओ यहाँ से, और हाँ, आइंदा अगर इस गांव में फिर से दिखे तो तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नालायक दरिंदो, दफा हो जाओ मेरे गांव से। गुंडे डरकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं, जिसके बाद सुनंदा और बिंदिया दोनों विराज को धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद विराज बेटा, तुम अगर आज यहाँ नहीं होते तो वो दोनों बदमाश गुंडे मेरी बेटी को ले जा चुके होते। हाँ विराज जी, मैं आपकी हमेशा एहसानमंद रहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बिंदिया, सुनंदा काकी, आप दोनों को मुझे धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगली बार ऐसा कुछ हो तो फौरन मुझे आकर बोलना। घबराओ मत बिंदिया, मैं हूं ना। धन्यवाद। विराज अब ढाबे पर हर 2 दिन बाद आने लगता है और इसी के चलते उसे और बिंदिया दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी कर देते हैं। लेकिन जब विराज ये बात अपने पिता यानी गांव के सरपंच सुरेंद्र से कहता है, तभी तुम्हारे दिमाग ठिकाने पर है या नहीं विराज? अरे हम इस गांव के सरपंच हैं और तुम हमारे बेटे हो। तुम एक ढाबे वाली से प्यार कैसे कर सकते हो? कहां हम राज घराने में रहने वाले और कहां वो 2 कौड़ी की ढाबे वाली। पापा, आप बिंदिया के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हो। मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ, और क्या फर्क पड़ता है अगर वो एक ढाबे वाली है तो? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, वही काफी है ना पापा। नहीं विराज, मैंने कह दिया सो कह दिया। अगर तुम फिर से उस गरीब ढाबे वाली के पास गए तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। लेकिन पापा। मुझे कुछ लेकिन वेकिन नहीं सुनना है।
सुरेंद्र की बात सुनकर विराज उससे कुछ नहीं कहता। सुरेंद्र की बीवी यानी विराज की मां मधुमती की तबीयत काफी खराब हो जाती है और उसे दवाइयों से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तभी एक दिन विराज चुपके से मधुमती को बिंदिया के हाथ का बना खाना खिलाता है, जिसे खाने के बाद मधुमती की तबीयत तुरंत ठीक हो जाती है और वो बोलने चालने लगती है। विराज बेटा। माँ, माँ आप ठीक हो गई? माँ आप बोलने लग गई, आप उठकर बैठ गई माँ। हाँ बेटा, मैं अब पूरी तरह ठीक हो चुकी हूँ। अब मुझे कोई दर्द, कोई परेशानी हो नहीं रही है। ये सब तेरे लाए हुए खाने से हुआ है। क्या बात है मधुमती, आज मैं बहुत खुश हूँ। जो काम डॉक्टर की दवाइयों ने नहीं किया वो विराज के लाए हुए खाने ने कर दिया। क्या बात है बेटा, कहाँ से लाया था वो खाना? पापा वो खाना मैंने बिंदिया के ढाबे से लाया था। माँ बिंदिया के ढाबे का खाना खाकर ठीक हुई हैं। क्या? मैं जब बीमार थी तब विराज मेरे पास आकर अपने दिल का हाल बताता था। सुरेंद्र जी, अब तो मान जाइए, बिंदिया ही हमारे विराज के लिए बनी है। मिटा दीजिए ये गरीब और अमीर का दायरा। हाँ मधुमालती, तुम सही कह रही हो। जो बिंदिया ने किया है वो कोई और नहीं कर पाया। शायद बिंदिया ही हमारे विराज के लिए सही है, और फिर हमारे बेटे की खुशी से बढ़कर हमारे लिए और क्या ही हो सकता है। थैंक यू पापा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इस तरह अंत में सुरेंद्र मान जाता है और आखिरकार एक गरीब ढाबे वाली का लव मैरिज हो जाता है और वो एक अमीर घराने की बहू बन जाती है, जिसके बाद वो वहाँ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।